चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग में आप हो तो आपका काम क्या होगा मार्केटिंग में अगर हो, या तो मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग प्रोसेस, या तो राइट नोट ऑन मार्केटिंग प्रोसेस. अलग अलग तरीके से आ सकता है. पहले तो डिफाइन करें भाई मार्केटिंग क्या है. मार्केटिंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी in which products or services are diverted from the producer to the प्रोड्यूसर के पास से प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाने का पूरा जो प्रोसीजर है. मैं गुड्स प्रोड्यूस करूँ છું અને તમે એને કન્ઝ્યુમ કરો છો, તો મારી પાસેથી તમારા સુધી એ ગુડ્સ કે સર્વિસ પહોંચે, આખી જે પ્રોસીજર છે, that procedure is marketing. फिर थोड़ा इस तरफ हो जाएगा जरा सा, और थोड़ा सा मैं भी थोड़ा इस तरफ हो जाएगा. सारे बच्चों के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं. क्या है, ख्याल आ गया. एकदम सिंपल मीनिंग. प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, वहां से लेके वो प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंच रहा है, कंज्यूमर तक. नॉट कस्टमर, कंज्यूमर. उससे भी एक स्टेप आगे का हुआ. कस्टमर कंज्यूमर में फर्क मालूम है ना. હું પરચેસ કરું તો શું કહેવાય, અને એ વસ્તુ મારી વાઈફ યુઝ કરે છે તે શું કહેવાશે, કંઝ્યુમર. અકોર્ડિંગ ટુ કપૂર એન્ડ લેકોબુસી, માર્કેટિંગ ઇઝ અ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन कंज्यूमर्स एंड फर्म्स मीन्स बिजनेस प्रोड्यूसर्स. तो भाई कंज्यूमर और बिजनेस प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, उनके बीच में जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, तुम मुझे प्राइस दो, मैं तुम्हें प्रोडक्ट दूंगा, તમે એનું પ્રાઇસ પે કરો, હું તમને પ્રોડક્ટ આપીશ. આજે म्यूचुअल एक्सचेंज है. હું तो आज़ादी दूंगा वो वाली बात नहीं. आज़ाद तो हो चुके हैं. According to above definition, exchange is developed between two parties. दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होता है. दोनों कुछ ना कुछ चीज दे रहे हैं. एक मनी पे कर रहा है तो दूसरा बदले में गुड्स या सर्विस. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में मेनली दो पार्टी तो होंगे, बायर एंड सेलर, इन द मार्केटिंग प्रोसेस. थ्रू दिस एक्सचेंज प्रोड्यूसर्स फुलफिल देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव. प्रोड्यूसर का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या भाई, सेल करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं. बायर के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ यूज़ करके मुझे क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन. सो बायर सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट. दोनों का ऑब्जेक्ट है. मैं एज अ बिजनेसमैन, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है भाई, प्रॉफिट मेकिंग. एज अ कंज्यूमर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, સેટિસ્ફેક્શન મિલના. ક્यों પૈસા આપું છું, બદલામાં એવી વસ્તુ મને મળવી જોઈએ. ફંક્શન્સ. માર્કેટિંગ રિસર્ચ સાંભળેલું છે. પ્રોડ્યુસર શું કરતો હશે ભાઈ, કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીને બજારમાં મૂકી દે તો ચાલે, રિસર્ચ કરવું પડે. કઈ વસ્તુ ચાલશે, લોકોને કઈ વસ્તુની જરૂર છે. ખાલી બસ અહીંયા અહીં મૂકી દો. तो मार्केटिंग रिसर्च करते हैं वो लोग. कैसे रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर्स का कांटेक्ट किया जाता है, उनके ટેસ્ટ को, ફેશન को, ट्रेंड को कंसीडर કે ભાઈ અત્યારે આ ટાઈપની વસ્તુ લોકોને ગમે છે. उसको क्या बोलेंगे, मार्केटिंग रिसर्च. कंज्यूमर टेस्ट, फैशन, ट्रेंड्स इन द मार्केट, कि भाई मार्केट में नया ट्रेंड क्या चल रहा है, उस तरह की चीज़ रखोगे तो ही वो बिकने वाली है. अब कोई ऐसा नहीं कि आप जो भी चीज़ रख दोगे बाजार में वो बिक जाएगी. In marketing research, information regarding consumers taste, preference, demand, price, competition, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन. इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिस्क रिमेन्स हाई. जनरली कंपनीज की हम बात करते हैं तो उनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल होता है. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलत चीज़ बन गई, या गलत जो चीज़ का ट्रेंड है उसके अलावा दूसरा कुछ बन गया, तो वो प्रोडक्ट आपका स्टॉक लॉस्ट हो जाएगा, मार्केट में चलेगा. तो मार्केट रिसर्च करते हैं. कलेक्टिंग डाटा वेरियस मेथड्स लाइक, अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्शन होता है. कैसे होता है, तो 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में हमने
ક્વેશ્ચનરી બનાવીને મોકલવામાં આવશે या तो इंटरव्यू લેવામાં આવશે, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, वो सब मेथड से डेटा कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हेन प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, कई बार होता है कि भाई हमारी फैक्ट्री 4-5 अलग अलग जगह पे है, तो पहले उसे एक प्लेस पे लेके आ जाता है, या तो एक प्लेस पे प्रोडक्शन हो तो उसे अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। એવું બને અમુક કંપની એવી છે કે એના લગભગ દરેક પ્રોડક્શન પ્લાન્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ નિરમા વોશિંગ પાવડર સાંભળ્યું હશે, ગુજરાતમાં જ એના 4 જગ્યા પર બ્રાન્ચ છે, अलग अलग प्रोडक्शन ब्रांच। कुछ चीज़ें क्या होता है कि पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस होती हैं, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है अलग अलग जगह पे, तो क्योंकि उसकी डिमांड अराउंड थी। यार हमने माजा की बात की थी, प्रोडक्शन पर्टिकुलर सीजन में होगा पर डिमांड उसके अराउंड थी, तो इस वजह से प्रोडक्ट्स कलेक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। When products are manufactured different places and then it is to be collected centrally, it is called collection of products. Seasonally products are scattered, some products are produced in a small quantity, some products need further processing, etc. are reasons for collection of। कुछ प्रोडक्ट्स क्या होता है कि पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होती है तो उसको प्रॉपरली कलेक्ट करके आपको रखना पड़ेगा, डिमांड अराउंड द ईयर है पर प्रोडक्शन पर्टिकुलर सीजन। जो चीज़ों का रॉ मटेरियल आपको रेडीली मिलता है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है कि भाई આનું તો रॉ मटेरियल ગમે ત્યારે મળી આવશે, તે લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં। જેનો પ્રોડક્ટનો રॉ મટેરિयल સિઝનલ મળે, લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવશે। तो these are the reasons by which we need to collect the product। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल। प्रोड्यूसर्स कंपनीज करती क्या है भाई, रॉ मटेरियल खरीदते, कॉटन परचेज किया, उसमें से रेडीमेड गारमेंट्स बनाए उन्होंने, तो ये इनका एक मेन फंक्शन है। इन केस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग। जो आમાં प्रोडक्शन थी स्टार्ट થઈ જાય मार्केटिंग, क्योंकि प्रोडक्शन करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना है। सर मार्केटिंग तो प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होगा ना, नहीं, प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करना है उससे वो कब डिसाइड होगा, मार्केट रिसर्च करोगे तब। प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेगा, पर उसको क्या चीज़ें बनानी है वो बताने का काम मार्केटिंग वाला बोले। भाई मार्केटની અંદર અત્યારે આ ટ્રેન્ડ ચાલે છે, આ વસ્તુ બનાવજે, नहीं तो तू गमे ते बनाईने आपी देशे माराथी वेचावानुं। सो इन केस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा प्रोसेस हो चुका है और थोड़ा प्रोसेस उसके ऊपर करना बाकी है ताकि वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बन सके। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग देम कंज्यूमेबल, बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल इट्स वैल्यू एनहेंसेस। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाने से उसका वैल्यू क्या होता है, एनहेंस होता है, मतलब इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल रिपेनिंग फ्रूट्स, क्लीनिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एटसेट्रा। एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन एट द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। તમે કોઈ વસ્તુ લેવા ગયા હો ને, લગભગ એક જ વસ્તુ માંગો ને તો કહેશે કે આ 100 રૂપિયા કિલો છે, 150 વાળું છે, 180 વાળું છે, વસ્તુ એક છે। क्यों ऐसा, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्डाइजेशन अलग होगा। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, ये इंटरमीडिएट है, ये लोअर क्वालिटी का है, तो 100 रुपये, 150 रुपये, 180 रुपये। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करती है या ग्रेडेशन देती है, भाई आ ग्रेड ए नो છે, आ ग्रेड बी नो છે, मतलब उसको एक रिमार्क दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट इस टाइप का। एक ज कैलक्युलेटर हूँ लेवा जाऊँ तो सेम कैलक्युलेटर शायद 50 રૂપિયામાં પણ મળતું હોય, ફંક્શનિંગ સેમ, પણ એની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિફરન્સીસ હશે, અને 500 વાળું પણ કેલ્ક્યુલેટર મળતું હશે। A process in which by size, color, smell, taste, nutrients of the goods it is determined that how goods should be। ये goods कैसा होगा वो उन चीज़ों पे से पता चलता है। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज डन अलॉन्ग विथ ग्रेडेशन। प्रोडक्ट को ग्रेडेशन किया जाता है, ग्रेड दिया जाता है। A process of different quality products are classified differently through it different prices are fixed is called gradation।
कि भाई अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को अलग अलग क्लासीफाई किया गया। ये ग्रेड ए का प्रोडक्ट है, ये आपको 200 में पड़ेगा। ऐसी चीज़ पर क्वालिटी थोड़ी अलग है, ये आपको 180 में पड़ेगा, ये 150। उसको अलग अलग ग्रेड में या स्टैंडर्डाइजेशन में रखा गया। बाकी नो पैरा खाली रीड कर दो एक बार। BIS सुना हुआ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS हॉलमार्क कया प्रोडक्ट ऊपर होय छे? फूड प्रोडक्ट्स पर BIS। BIS हॉलमार्क નથી સાંભળ્યું, કદાચ સાંભળ્યું, કયા પ્રોડક્ટ પર હોય છે? गोल्ड ज्वेलरीज जो होती हैं, डायमंड है, उसको BIS मार्क दिया जाता है। आज અહીંથી છૂટી સીધા ધનરાજમાં જતા રહે, સામે જ છે। लेबलिंग, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। लेबलिंग। लेबल इज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ड्यू टू लेबलिंग एडवर्टाइजमेंट बिकम इजी। प्रोडक्ट को प्रॉपर लेबल किया जाता है, लेबल लगाया जाता है प्रोडक्ट। कंज्यूमर कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट क्वालिटी, एंश्योर द प्रिवेंशन अगेंस्ट द फैक्ट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट खरीदने से पहले सप्तऋषि संस्थान का ये लेबल जरूर देखें। એટલે પ્રોડક્ટ ઉપર એક પર્ટિક્યુલર લેબલ લગાવેલું હશે જેના પરથી એનું that just like a trademark કે આ વસ્તુ જો આ પ્રોડક્ટમાં લેબલ લાગેલું છે તો આ ક્વોલિટી આની સારી હશે, આ કંપનીની પ્રોડક્ટ। लेबल होता क्या है? तो भाई वो कोई वर्डिंग्स हो सकते हैं, कोई साइन सिंबल, कोई पिक्चर हो सकता है कि मसाले खरीदने से पहले ये दादाजी की फोटो देखें, MDH असली मसाले सच सच, तो उसमें दादाजी दिखने चाहिए। अभी अवसान हुआ कुछ महीनों पहले ही उनका, तो वो कोई पिक्चर हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिजाइन हो सकता है, विचित्र प्रकार में ए लिखा हुआ हो। एयरटेल का लेबल है, याद हो तो देखा हो कहीं पे, एयरटेल में ए केवू लखेलू हो, कई ग्राउंड जेवू खबर नहीं शू है, पण एयरटेल नु साइन सिंबल के लेबल। प्राइस डिटर्मिनेशन। द प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोडक्ट कंसीडर प्रोडक्शन कोई प्राइस कई रीते डिटरमाइन करवानो। आ कैल्क्युलेटर बनाववामां पहला तो कॉस्ट केटलो थयो छे ए अंदर कंसीडर करवू पड़े, प्रोडक्शन कॉस्ट। एने पैकिंग करवानो कॉस्ट शू था, बनाने में कितना खर्च हो, उसका पैकिंग का कॉस्ट। अब ये प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे, उसका एडवर्टाइजमेंट क्या, वो भी अंदर ऐड होगा। ट्रांसपोर्टेशन में डिस्ट्रक्शन के चांसेस है तो इंश्योरेंस लिया जाता है, वो भी अंदर ऐड होगा। आज कैलकुलेटर तमे गोधरा में पूछूं तो सेम कैलकुलेटर के 250 रुपया ने वही कैलकुलेटर बॉम्बे में आपको मिल रहा है 180 रुपये में। क्यों? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से प्राइस डिफ्रेंसिएशन, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अंदर ऐड होगा। जितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उन सब का प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा। प्रोडक्ट बना कौन रहा है? कंपनी बना रही है। कंपनी सेंड करती है प्रोडक्ट अपने ब्रांचेस को, ब्रांच वाले सेंड करते हैं प्रोडक्ट एजेंसी को, एजेंट होता है। एजेंट जो है वो होलसेलर को देगा, होलसेलर किसको देगा? और रिटेलर के पास। तो इन सब का प्रॉफिट अंदर ऐड करना है कि भाई तमने आ प्रोडक्ट 100 रुपया में पड़े ने 120 रुपया लखीने वेची दो तो बेचारा मिडलमैन शू कमाशे। ख्याल है? 100 का प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट के साथ के 90 का पड़ा है पैकिंग के साथ, पैकिंग एडवर्टाइजमेंट, और 10 रुपये आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया। 100 रुपये आप उसके ऊपर 200 रुपये प्रिंट करो। फिर क्या होगा मालूम है? वो 100 में आपने सेल किया आपके एजेंट को, एजेंट एक उसका 20-30 रुपये प्रॉफिट ऐड करके किसको देगा? एजेंट होता है, कई बार डीलर होते हैं, तो एजेंट के बाद कौन आता है? डीलर। डीलर के बाद वापिस होलसेलर, रिटेलर, ये बता 10-20 प्रोडक्ट में प्रॉफिट ऐड करशे ने कंज्यूमर पास पहुंचता 100 नो प्रोडक्ट 200 में। એટલે ઘણી વાર તમે એવું માગ કર્યો હશે કે તમે કોઈ વસ્તુ દુકાનમાં ખરીદવા ગયા શોરૂમમાં, એ તમને કહે છે 5000 રૂપિયા, એ જ વસ્તુ ઓનલાઈન તમને 3500માં મળે છે, 3500। તો આપણને એવું લાગે કે પેલો શોપવાળો લૂંટે છે। ના, એ લૂંટતો નથી। हो सकता है 3500 में ऑनलाइन सेलर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 5000 में उसको कम मिल रहा है प्रॉफिट, पॉसिबल, क्योंकि उसने 4500 में खरीद के आपको 5000 में बेच रहा है। ऑनलाइन वाला तो क्या मिडलमैन के प्रॉफिट बच गए ना। ख्याल आया सर क्या बोल रहे? वो 2500 में बना के बेचता था तो बाजार में आते आते 5000 हो जाते थे।
वो 2500 में बना के 3000 में दे रहा था किसको? एजेंसी को। एजेंसी 3000 का 3500 4000 करके होलसेलर को दे रही थी, होलसेलर उसको 4500 में देता तो कंज्यूमर को 5 में, तो उसको तो शोरूम वाले को तो कितने मिल रहे हैं? 500 रुपये। पर अगर यही चीज़ 2500 में बना के वो ऑनलाइन 3500 में बेचे तो पहला इन्हें 500 મળતા था, હવે એને કેટલા મળે છે? 1000। એની જગ્યા પર કન્ઝ્યુમરને બેનિફિટ શું થયું? ભાઈ 5000ની વસ્તુ કેટલામાં મળી ગઈ એને? 3500। पर यहाँ पे बेचारे मिडल मैन की जो हालत है वो बिगड़ जाती है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन करते टाइम भाई कौन सा प्राइस, मैं सिर्फ मेरा प्राइस अंदर प्रिंट करके रख दूं ऐसा प्रोड्यूसर, कि मुझे रिटेलर का प्राइस प्रिंट करना चाहिए? रिटेलरનો प्राइस प्रिंट તમે તમારું ભાઈ સર 90 માં પડ્યો છે આપણે 100 લખી દઈએ ના, તું 100 માં વેચજે પણ તારે લખવું તો 200 પડશે ભાઈ, તો જ તારી પ્રોડક્ટ ચાલવાની છે, બાકી તારી પ્રોડક્ટ ચાલવાની નથી। पैकिंग क्यों करना है? तो भाई मेन रीजन तो क्या है? दैट टू सेव द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इफेक्ट, डैमेजेस, डिस्ट्रक्शन ना हो, डैमेज ना हो, ये बातों को ध्यान में रखे। और दूसरा एक पर्पस होता है पैकिंग का, टू अट्रैक्ट द कस्टमर। अमुक प्रोडक्ट શું છે ખબર છે? કદાચ ક્વોલિટી ના પણ હોય ને તો પણ પેકિંગ જોઈને બી એક વાર કન્ઝ્યુમર લઈ જશે, एक बार तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक अट्रैक्शन भी होता है। प्रॉपर पैकिंग इज रिक्वायर्ड। पैकिंग इज गारमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के कपड़े हैं वो। हम कैसे अच्छे से तैयार होके निकलते हैं घर से, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट भी तैयार होके निकलना चाहिए। આપણને ફેશનેબલ ટ્રેન્ડ્સ પ્રમાણે કપડાનો શોખ હોય તો પ્રોડક્ટને બી એવો શોખ હોય ને બિચારાને। વોટ ઇઝ પેકિંગ? ઇઝ ધ ગારમેન્ટ ફોર ધી ड्यू टू पैकिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट बिकम इजी। अब पैकिंग के ऊपर भी आजकल डिटेल्स देना कंपलसरी हो गया है कि उसको प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्शन डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो प्रोडक्ट अगर यूजेबल आइटम हो तो उसको यूज़ कैसे करना है, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, ये सारी डिटेल्स भी हमें अलग अलग प्रकार के पैकिंग हो सकते हैं। पेपर पैकिंग है, प्लास्टिक जार्स है, ग्लास जार्स हैं, टीन बॉक्सेस एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर पैकिंग द प्रोडक्ट। क्लियर? स्टोरेज, जनरली जिस चीज़ की डिमांड अराउंड द ईयर हो और प्रोडक्शन कोई पर्टिकुलर सीजन में होता हो, उस प्रोडक्ट के स्टोरेज में खास केयर रखना पड़ता है। प्रोडक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर डिमांड। कई डिमांड ओरिएंटेड मार्केट रेडीली सेलेबल नहीं प्रोडक्ट तमारे, તમે એસ્ટિમેટ કરો છો કે આટલું ડિમાન્ડ હશે અને એના બેઝ ઉપર પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરો છો, પણ જો એટલું ડિમાન્ડ ના હોય તો એને સ્ટોર તો કરી રાખવું પડશે। तो स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए कि जब मार्केट में डिमांड हो तब वो मार्केट में अवेलेबल रहे। इट बिकम नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। स्टोरेज में प्रोडक्ट की क्वालिटी ना बिगड़े ये बात का खास ध्यान रखना। अमुक प्रोडक्ट्स ने स्टोर करवा माटे स्पेशल टाइपना वेरहाउसनी जरूर पड़ती હોય છે। 11th में આપણે શીખેલા છીએ બસ। तो એ टाइपना वेरहाउસીસ તમારી પાસે फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स है तो ज़्यादातर वो कोल्ड स्टोरेज डिमांड करते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। वरना मैंने आज सोच के खरीदा कि 1000 यूनिट बिकेंगे पर बिके 600 यूनिट, तो 400 यूनिट क्या करेंगे? अगर उसको जैसे तैसे स्टोर कर दिया तो कल तक खराब हो जाएगा वो। उसको स्टोर करने की फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन इज अ इजी पॉइंट, જોઈ લેવાનું જાતે જરા। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरेशन में एक्सीडेंट, थेफ्ट, रॉबरी का भय रहता है, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? जनरली इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मार्केटिंग वाला ने जो फाइनेंस ની જરૂર પડે, વર્કિંગ કેપિટલ છે કયું? કરंट असेट वाली वस्तु છે वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। दस फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन। આના માટે डिसीजन मार्केटिंग वालों नहीं લે। मार्केटिंग वाળો તો કહેશે મને સાહેબ આ વસ્તુ જોઈએ, હવે એના માટે ફાઇનાન્સ કેટલું જોઈએ, કઈ રીતે લાવવાનું, એ કોનું કામ છે? માર્કેટિંગ વાળાનું કામ નથી। એ તો સેલ કરીને બી પૈસા માર્કેટિંગ વાળો કોને આપી દે છે? ફાઇનાન્સ है। कोई 11th वाला हो तो बुक मूकीने जता रहे खाली कर बोला ही
चलो, एडवर्टाइजमेंट इजी, आजकल के ज़माने में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, प्रोडक्ट कंज्यूमर तक स्पीडी पहुँचे उसके लिए बस त्याग मुक्ति तो बेटा। टू सेंड प्रोडक्ट कंज्यूमर स्पीडी इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या चैनल बनाई जाती है कि भाई प्रोडक्ट फैक्ट्री जो है वहाँ से निकल के प्रोडक्ट फास्ट आपके एजेंट के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास या होलसेलर के पास पहुँच सके। सेलिंग इजी जे समझ पड़ी जाए, एम कई વધારે જોવા જેવું નથી। सेलिंग अलग अलग प्रकार की होती है, कई होती है ऑनलाइन सेलिंग है, फिर ऑफलाइन में डोर टू डोर सेलिंग भी होता है। खुद सेल करें या एजेंट्स रखें, फॉर एग्जांपल बाटा वाले हैं तो वो खुद का भी शोरूम रखते हैं, मतलब प्रोड्यूसर भी वही है और सेलर भी वही है। आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जनरली इलेक्ट्रॉनिकल आइटम के अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आप व्हीकल परचेस करते हो तो 3 या 5 सर्विस आपको फ्री दी गई। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर परचेस किया है तो साल में 2 सर्विस फ्री दी जाती है। एयर कंडीशन परचेस करते हो तो 3 साल तक आपको क्लीनिंग सर्विस फ्री। तो दीज आर द आफ्टर सेल सर्विसेस। कदाच प्रोडक्ट डैमेज થાય તો ગેરંટી કે વોરંટી જે છે, ગેરંટીમાં પ્રોડક્ટ રિપ્લેસ થાય અને વોરંટીમાં रिपेयरिंग अथवा पर्टिकुलर पार्ट रिप्लेसनी गारंटी। तो ये सारे कामकाज किसके हैं, हमने बात की दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट। डिफरेंशिएशन, सेलिंग एंड मार्केटिंग, वैसे दोनों एक ही फंक्शन गिने जाते हैं पर दोनों में माइनर चेंज है, माइनर डिफरेंशिएशन। मीनिंग, सेलिंग एकदम लिमिटेड सेंस, प्रोडक्ट मैंने आपको दिया, आपसे पैसे ले लिए, ये सेलिंग है। पर आपको मैं कौन सा प्रोडक्ट दूं तो आप आसानी से ले लोगे, किस प्रकार, रिसर्च से लेके उसके यूज तक का, इवन आफ्टर सेल का भी ध्यान रखा, इज द ब्रॉड सेंस। सेलिंग ए लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, जયારે मार्केटिंग ए लिमिटेड कॉन्सेप्ट। सेलिंग में तो क्या हुआ, लाए भाई पैसा लाए, ले वस्तु पकड़ा, सेलिंग। मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मार्केट रिसर्च से, कि भाई हर्ष को क्या चीज चाहिए वो चीज मैं प्रोवाइड करूंगा उसको। तो रिसर्च से स्टार्ट होकर सेलिंग पे फिनिश होता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज अ सेंटर। ख्याल आई गयो बने मीनिंग मार्केटिंग में तो आगे आई गयु है, हमने भी बात है। स्कोप, सेलिंग का स्कोप क्या, लिमिटेड, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पे लिमिटेड है, जबकि मार्केटिंग अभी बात की सर ने रिसर्च से स्टार्ट होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज पे खत्म हो रहा है। इट हैज अ वाइडर सेंस। इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेलिंग में थाय ने वस्तु पैसा आपी दादा, वस्तु तारी, तारे जेम वापर हुआ तो जाते वापर, गिफ्ट करके जे कर। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड आफ्टर सेल। सेलिंग में क्या चीज है, सेलिंग में अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, सेलिंग के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर एक ही बात इंक्लूड है, जबकि यहाँ पे कहाँ से शुरुआत हो गई, कंज्यूमर के नीड को समझा मैंने, उस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए गए, उसका प्राइस डिटरमाइन किया गया, सेल किया गया, और आफ्टर सेल सर्विसेज, तो काफ़ी चीज़ें अंदर इंक्लूडेड। ऑब्जेक्टिव, जो सेलिंग और मार्केटिंग मेन ऑब्जेक्ट, सेलिंग का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट होता है, मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। भाई प्रॉफिट तो करवानो ज, केम के मार्केटिंग में सेलिंग आई गयो, जયારે मार्केटिंग कहूँ छूं अंदर सेलिंग आई गયું कि नहीं, तो प्रॉफिट तो है ही पर्पस, क्योंकि सेलिंग अंदर है, पर साथ में मेरा कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ आ वस्तु तो અહીંથી જ परचेस करवानी, आ कंपनी आ प्रोडक्ट सारी है। पार्टीज, टू पार्टी ओनली, किस चीज की बात कर रहे हैं, सेलिंग की, टू पार्टी, बायर एंड, અહીંયા तो बहुत બધા લોકો છે, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर के बीच में जो जो आए सारी पार्टीज इंक्लूडेड हैं। कौन कौन आ गए, ख्याल आ गए, प्रोड्यूसर इटसेल्फ, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या एजेंसी है, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर एंड कंज्यूमर। स्टार्टिंग एंड एंड, सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद प्रोवाइडिंग और सेलिंग द गुड सर्विस। प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है, मार्केटिंग प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है। उससे पहले भाई क्या प्रोडक्शन करना, उस वो भी वो डिसाइड करके दे रहा है मार्केट रिसर्च करके।
और एंड कब हो रहा है? सेल्स पे एंड हुआ नहीं, आफ्टर सेल सर्विसेस पे एंड हुआ। और सेलिंग में ओछું कैपिटल, बाकीना पॉइंट्स જોઈ લેજો, ઇઝી છે, આમ 5-6 પોઈન્ટ્સ બહુ થઈ ગયા બરાબર। ડિફરન્સ બિટવીનમાં आइडियोलॉजीज, कॉन्सेप्ट, व्यूज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यूज दिए हैं। इसकी कथा हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। અને થોડું રીડિંગ કરજો, રીડિંગ કરવાનું રાખજો। હવે રાઇટિંગ કરીને तो टाइम नहीं एटलो बधो, पर रीडिंग एटलीस्ट पॉइंट्स के नोट्स बनाने के। मैंने हर से बात की थी सर, आपने एक बार पॉइंट्स नहीं बदलने चाहिए। जब भी आप आंसरिंग कर रहे हो, पॉइंट्स अंदर जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। बाकी एक बार आप अपने मन से थोड़ा बना के भी लिखोगे चल जाएगा, पर आंसर में जितने पॉइंट्स हैं